ये हाथों से निकल जाते हैं यार। बताऊँ, ये देख रहे हो, ये क्या है यार, ये देख रहे हो, ये पैनल गैप देख रहे हो भाई। इतने पैनल गैप आपने भाई टाटा की गाड़ियों में भी नहीं देखे होंगे। तो इसका जो टायर है मेरे को लगता है ये काफी ज्यादा पतला है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको होंडा की SP 125 डिस्क OBD2 TFT टॉप मॉडल का फुल डिटेल्ड में ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। अगर आप 125 सीसी की कैटेगरी में एक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो क्या आपको ये होंडा की SP 125 कंसीडर करनी चाहिए। मैंने पिछले कुछ महीनों के अंदर में इस बाइक को यहाँ पर 1263 किलोमीटर चला दिया और ये जो बाइक है ये सिटी में, हाईवे में, लोकल में, खराब कंडीशन के रोड में भी बहुत ज्यादा मैंने इसको राइड किया है। इस बाइक में कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपको निराश कर सकती हैं। पहली चीज तो मेरे को यहाँ पर सबसे बेकार ये लगी है कि इस बाइक की जो सीट है ना, ये थोड़ी सी हार्ड है। इसके कंपटीशन में जो हीरो की ग्लैमर X 125 आती है उसकी जो सीट है वो इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इस बाइक को खास करके हाईवे पर लॉन्ग राइड के लिए ले जा रहे हैं, अगर आपने खास करके जीन्स पहन रखा है तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर चलाने के बाद आपका जो बैक है ये दर्द करने लगता है। ऐसा लगता है कि भाई आप सीट से उठ जाओ या आप बाइक को रोक दो। ठीक है, तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो कंपनी को, होंडा वालों को इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मुलायम करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाली है। और दूसरी चीज़ मेरे को इस बाइक की सबसे बेकार ये लगती है कि इस बाइक का जो पीछे वाला सस्पेंशन है, हालांकि अगर आप इसको गड्ढे में चला रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील यहाँ पर आपको होने वाले हैं। फ्रंट वाले सस्पेंशन की भी अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट वाले जो शॉकर हैं वो भी इसके थोड़े से हार्ड मेरे को यहाँ पर फील होते हैं। मतलब कि थोड़ा सा अगर छोटा मोटा गड्ढा भी आ जाएगा तब भी आपको वो वहाँ पर आपको फील होता है कि भाई, मतलब इससे बढ़िया जो सस्पेंशन है ना वो आपको भाई प्लेटिना 110 या 100 सीसी के भी मिल जाते हैं। बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है ये सिटी में चलाओ या हाईवे पे या लोकल में चलाते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपका जो शरीर है, ये जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा झुकती नहीं है। बाइक को चलाते समय काफ़ी ऊंची हैंडल बार दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ी सी ये ऊंची है, थोड़ी सी ये मेरी तरफ रहने वाली है। तो इसको चलाते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा रिलैक्स राइडिंग पोजीशन ये आपको बाइक यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। इस बाइक को खरीदने से पहले भाई मेरे मन में दो ही बाइक थी, एक तो हीरो की ग्लैमर X 125 और दूसरी रेडर 125। तो रेडर 125 को जब मैंने चलाया था तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा थी, तो तब मैंने उसको नहीं लिया था। और दूसरी बात कि रेडर का जो थोड़ा सा ना, ये जो हैंडलिंग राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अपराइट रहने वाला है, तो थोड़ा सा बॉडी को लीन करना पड़ता है। तो उस वजह से मैंने रेडर को जो है वो थोड़ा सा सिलेक्ट नहीं किया था। पल्सर 125 मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरवेट लगती है, जिसकी वजह से मैंने पल्सर 125 तो ली ही नहीं थी। जब ग्लैमर X 125 की बात करें तो हीरो का जो स्टेबिलिटी है ग्लैमर X 125 में, हाई स्पीड में वो ज़्यादा स्टेबल रहती है इस बाइक के मुकाबले। तो ग्लैमर X 125 को मैंने चूज नहीं किया था। हालांकि हीरो का जो X 125 का जो इंजन है वो लगभग पहली वाली से तो बढ़िया हो चुका है, लेकिन उसका जो फ्रंट है वो मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी है बाइक की, लेकिन हेडलाइट का जो लुक है उसका वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस वजह से मैंने ग्लैमर X 125 को नहीं लिया था। तो मेरे को भाई 125 सीसी में एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो कि ज़्यादा इंजन में रिलायबल हो, मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम रहे, लुक मेरे को थोड़ा सा सिंपल चाहिए था और गाड़ी मेरे को थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी। अब भाई रेडर को इसके साइड में खड़ा कर दोगे तो ये रेडर से काफ़ी ज़्यादा साइड में साइज में भी बड़ी है। माइलेज के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैंने 2 बार इसका जो माइलेज है वो हाईवे पर टेस्ट किया हुआ है। तो एक बार मैंने इस बाइक को लगभग 80, 90, 100 की स्पीड में नॉन स्टॉप लगातार हाईवे पर 1 लीटर पेट्रोल डाल के टंकी को खाली करके इसका जो माइलेज है वो टेस्ट किया था। 41.6 kmpl का माइलेज मेरे को इस बाइक से मिल रखा है हाई स्पीड में। और एक बार फिर दोबारा से टंकी को खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में नॉन स्टॉप लगातार हाईवे पर चलाया था और भाई इसकी 81 kmpl की माइलेज निकली थी। हालांकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे कि भाई ये माइलेज जो है वो फेक है। देखो, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि कंपनी 60-65 का ही माइलेज इसका क्लेम करती है, लेकिन हाँ भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप इस बाइक को 50 की स्पीड में कांस्टेंट हाईवे पर चलाते हैं तो 70-75 का मैक्स टू मैक्स माइलेज आपको दे सकती है। अगर आप इस बाइक को सिटी कंडीशन में भी चलाते हैं तो ये लगभग आपको 55 से 60 kmpl का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे सकती है। इस बाइक को खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये था कि भाई वो है ये इंजन। ये इंजन 125 सीसी में एक ऐसा तगड़ा इंजन है, मतलब कि टेंशन फ्री इंजन है। हालांकि होंडा वालों ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग इसके इंजन में बहुत करी है। ये देखो, यहाँ पर कोई भी कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में इन्होंने यहाँ पर मफलर गार्ड नहीं दिया है। यहाँ से भी ये ओपन रहने वाला है कि मतलब थोड़ा सा मेरे को डाउट लगता है
अगर इंजन थोड़ा सा गर्म होगा तो थोड़ा अगर यहाँ पर पैर आपका टच हो गया तो पैर आपके जल सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि होंडा वालों को यहाँ पर इसका ये जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ये जो साइलेंसर का जो आगे वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा कवर्ड करना चाहिए। ये लगभग 11 Nm का टॉर्क निकालता है और 11.8 PS की इंजन पावर निकाल कर देता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो मैंने लास्ट 113 किलोमीटर प्रति घंटे की निकाल रखी है पहली सर्विस होने से पहले। पहली सर्विस होने के बाद भी ये 113-114 से ऊपर में नहीं जाती है। और दूसरी नेगेटिव चीज़ मेरे को यहाँ पर ये लगती है कि बाइक का ये जो अगला वाला टायर है ये 80-118 का है, जबकि पीछे वाले टायर की अगर मैं बात करूँ तो पिछला वाला जो टायर है वो यहाँ पर रहने वाला है 180-18 का। 25 सीसी के हिसाब से देखा है तो इसका जो टायर है मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से इस बाइक को अगर आप हाई स्पीड में, लगभग बाइक की स्पीड 70-80 के ऊपर में अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो पीछे वाले टायर से और आगे वाले पतले वाले टायर से आपको उतनी अच्छी ग्रिप आपको नहीं मिलती। मेरे को लगता है कि फ्रंट वाला जो टायर है वो 10 mm ज़्यादा, लगभग 90 mm का होना चाहिए। पीछे वाला जो टायर है वो तकरीबन 110 या 120 सेक्शन का और चौड़ा कंपनी को करना चाहिए। कंपनी को इसके अंदर में भाई ABS देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बाइक को 40-50-60 की स्पीड में चला रहे हैं, ब्रेकिंग करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ABS की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बाइक को हाईवे पर हाई स्पीड में लगभग 70-80 की स्पीड के ऊपर में चला रहे हैं, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी की ज़रूरत के लिए सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। वैसे ब्रेकिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो 50-60-70 की स्पीड के अंडर में अगर आप इस बाइक को दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई करते हैं तो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स ठीक है, मतलब मीडियम है, बाइक आराम से कंट्रोल हो जाती है। अगर आप इस बाइक को भाई 70-80 की स्पीड के ऊपर में चला रहे हो, लगभग 100-110 की स्पीड में चला रहे हैं, अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो आपको फिर भाई भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि ये बाइक उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है और ना ही इसमें कोई सिंगल चैनल ABS मिलता है। इस बाइक की एक और सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आप इस बाइक को 70+ की स्पीड के ऊपर में हाईवे पर चला रहे हैं, विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, आगे से हवा थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है और बगल से कोई ट्रक या बस गुजरता है तो ये बाइक ऐसे कांपने लगती है। का जो कर्व वेट है ये कंपटीशन में आने वाली सभी बाइक के मुकाबले थोड़ा सा कम है। भाई 117 kg की बाइक है, 117 kg क्या होता है, स्प्लेंडर से 3 kg भारी है बस वजन में ये बाइक। मेरे को लगता है कि इसका जो वजन है वो कंपनी को 123, 24, 25 के हिसाब से करना चाहिए, जो कि कंपटीशन में ये काफ़ी हल्की बाइक है। अब इसका नेगेटिव पॉइंट आपको दिखता है वजन का। अगर आपकी बाइक की स्पीड 70 के ऊपर में है तो आप इस बाइक को इस तरीके से जिग-जैग तरीके से नहीं मोड़ सकते हैं। 50-60 तक तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। इस बाइक की जो मैन्युअरबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि ग्लैमर X 125 में मेरे को लगी है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। आप इस बाइक को 70 की स्पीड में हाईवे पर चलाकर देखना और आप इसको इस तरीके से जैसे हम मोड़ते हैं ना, जिग-जैग तरीके से आप इसको मोड़ के देखना, विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होगा ना, हल्का भी होगा तब भी ये बाइक अच्छी तरीके से मुड़ती नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई ये गिर जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इस बाइक की मेरे को लगता है कि और कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए। ये बाइक उनके लिए बढ़िया रहने वाली है भाई, अगर आप इस बाइक को सिटी में ज़्यादा चलाना चाहते हैं, हाईवे पर आपकी जो रनिंग है वो 20 से 30% की रहने वाली है, तो उनके लिए ये बाइक बढ़िया है। जिनको ऑफिस जाना है, डेली ड्यूटी जाना है, थोड़ा सा लोकल में मार्केट में चलानी है, तो इससे बढ़िया बाइक 100 सीसी को छोड़कर आप ये बाइक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी हाईवे पे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी अगर आपको ज़्यादा चाहिए बाइक में, तो ये बाइक उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। लेकिन ये जो इंजन है ना नया वाला, इसका कोई भी गियर अटकता नहीं है, कोई भी गियर डालो, कोई भी गियर निकालो। ये इंजन कवर प्लास्टिक का देने का क्या मतलब है, ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है। मेरे को लगता है कि भाई 5-10 साल के बाद ये जो बाइक है वो इंजन में भी प्लास्टिक अंदर में आने लग जाएगा। ये पैनल गैप देख रहे हो भाई, इतने पैनल गैप आपने भाई टाटा की गाड़ियों में भी नहीं देखे होंगे। और प्लास्टिक की क्वालिटी देखो यार कितनी घटिया है यार, कि प्लास्टिक क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटिया है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये देख रहे हो, ये क्या है यार, ये देख रहे हो कितनी हल्की प्लास्टिक है यार। इससे बढ़िया प्लास्टिक आपको बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, जो टॉय होते हैं, उनमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि स्प्लेंडर और HF डीलक्स जैसी बाइकों में भी कंपनी वहाँ पर आपको फोल्डेबल फुटरेस्ट देती है। ये कितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग है। इसका ये ब्रेक पेडल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल का लगा हो। भाई इससे थोड़ा सा और प्रीमियम दे दोगे होंडा वालों तो क्या हो जाएगा आपका। बॉडी डिजाइन के हिसाब से इसका जो साइलेंसर है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मेरे को लगता है कि होंडा लीवो या CD 110 वाला इन्होंने लगा दिया है। बार एंड है ना भाई, ये प्लास्टिक बॉडी के हैं, ये क्या है, ये हाथों से निकल जाते हैं यार। थोड़ा सा इसको मेटल का बना दोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
मीटर देख रहे हो, मीटर में वैसे सारी चीज़ें बढ़िया हैं, अच्छी तरीके से विजिबल होती हैं और इसकी जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर में एक चीज़ की कमी मेरे को महसूस होती है, वो ये है कि यहाँ पर इसमें रेंज वाला जो फीचर्स है वो तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, कंपनी ने दे दिया है। अब ये जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, यहाँ पर ये पूरा ग्राफ दिखाता है। अगर आप इस बाइक को 40, 50, 60 की स्पीड के अंदर में चला रहे हैं, हाईवे में चलाएं या सिटी में चलाएं, तो ये ग्राफ 80 तक ही रहता है। मतलब कि ये दिखाता है कि ये 80 का माइलेज दे रही है। अब ये दे कितना रही है इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई होंडा वालों इस चीज़ को आप सुधारो। ये जो ग्राफ आप दिखाते हो ना रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर में, इसको हटाकर आपको इसमें नंबर वाला करना चाहिए। जैसा इसको हटाकर कंपनी को यहाँ पर एक इंजन किल स्विच ऑन ऑफ वाला बटन इसमें देना चाहिए। उदय और वाइब्रेशन दवाई इसमें लगभग 7000 RPM पे भी चली जाती है, तब भी फील नहीं होती हैं। यही थे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट इस होंडा की SP 125 के, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं।